गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा पीजीटी कॉमर्स 2011 का आखिरी पेपर है। इसको सॉल्व करने के बाद कोई नया पेपर तैयार करेंगे। 91 देखते हैं। लिखा है यदि लाभ बिक्री का 50% है तो ये लागत का होगा। प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। तुम लेट, अगर सेल है 100 रुपए की मानते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। 50% ऑन सेल कह रहा है, तो 100 का 50% कितना होता है बच्चों लोग। 50 रुपए होता है। लिख दिया। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस का प्रॉफिट। तो कॉस्ट आ गई मेरी 50 रुपए। अब आप इतना याद रखो कि इन एग्जाम, अगर इन क्वेश्चंस में अगर ये लिखा हो कि जैसे बिक्री का 50% है, ठीक है, जो प्रॉफिट है यहाँ पे कॉस्ट का कुछ परसेंट है, तो जो दिया हो, जैसे यहाँ पे लिखा है बिक्री का 50% है, फिर यहाँ दे दिया गया है कि तो लागत प्रतिशत क्या होगा। हम यहाँ का देखते हैं आखिरी में क्या दिया होता है। यहाँ लिखा है कॉस्ट क्या होगा, तो हम लिखेंगे 50। कॉस्ट दिया है, लागत मतलब कॉस्ट, तो स्टार्टिंग करेंगे 50 रुपए कॉस्ट के लिए। प्रॉफिट है हमारा 50 रुपए का, तो 1 रुपए कॉस्ट के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 50/50। तो 100 रुपए कॉस्ट के लिए प्रॉफिट कितना होगा, तो 50/50 गुणित 100। तो 100% आ जाएगा। आ गया। कितना आसान था, कुछ भी नहीं किया गया। जो क्वेश्चन में कहा गया वही मैंने उतारा है। लिखा है लाभ बिक्री का 50% है, तो हम मानते हैं कि बिक्री 100 रुपए की हो गई तो लाभ 50%, तो 50 रुपए कॉस्ट आ गई हमारी 50 रुपए की। अब आंसर में दिया है कि हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट परसेंटेज में। तो हम मानते हैं कॉस्ट दी है 50 रुपए, कॉस्ट के लिए प्रॉफिट 50 रुपए, तो एक के लिए डिवाइड कर दिया तो 100 के लिए आ गया परसेंटेज में। अब देखिए 92 में। 92 तो बहुत आसान है। लिखा है कारखाना लागत को और किस नाम से जानते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। निर्माणी लागत। निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है। निविदा मूल्य का मतलब होता है टेंडर प्राइस। टेंडर, टेंडर क्या बताता है, ये बताता है, अनुमानित करता है बिक्री को। तो ये एस्टिमेट करता है कि कितने में हम बेच सकते हैं माल। आपने 5G स्पेक्ट्रम का नाम सुना है। 5G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिलायंस, एयरटेल और आइडिया, इनको 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया। टेंडर निकाला था कि इतने हजार करोड़ रुपए लगेंगे। इन लोगों ने बिड सबमिट की और रुपए दिया, तो इनको 5G के स्पेक्ट्रम मिल गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, पहले से अनुमान लगा लिया था, एस्टिमेट कर लिया था कि हमको इतना हमारी कॉस्ट आएगी। तो एस्टिमेट सेल इक्वल टू टेंडर प्राइस। तो 93 का फी हुआ। 94 में लिखा है प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग करना कैसा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपकी मर्जी पे करो, नहीं मर्जी तो ना करो। तो ऐच्छिक आपकी इच्छा पर निर्बंध करता है। 95 में दिया है 80 इकाइयों के सामान्य उत्पादन की सामान्य लागत 400 है, तो 5 इकाइयों के असमान क्षय का मूल्य क्या होगा। देखो, असामान्य क्षय का मतलब होता है एब नॉर्मल वेस्टेज की बात कर रहा है। एब नॉर्मल वेस्टेज। अगर 80 यूनिट्स का नॉर्मल वेस्टेज कहे, 80 यूनिट का नॉर्मल वेस्टेज कहे तो कितना होगा। 80 यूनिट का नॉर्मल वेस्टेज है 400, तो एक यूनिट का कितना आएगा, 400/80। 5 रुपए आएगा। तो नॉर्मल कॉस्ट आ गई एक यूनिट की 5 रुपए। 1 यूनिट की ये 5 रुपए क्या है, नॉर्मल कॉस्ट। आप कह रहा है 5 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज कितना होगा। तो 5 यूनिट की बात कर रहा है, एक यूनिट की अगर कॉस्ट 5 आई है और वेस्टेज पूछ रहा है 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, कितना आ जाएगा 25। तो एबनॉर्मल वेस्टेज होगा 25 का। 96 में लिखा है प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। याद रखिए। 97 में लिखा है वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से जाना जाता है। तो वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण को बोलते हैं कार्यशील पूंजी विश्लेषण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस का करंट लायबिलिटी। यहाँ पे बात हो रही है कि अल्पकालीन, जल्दी जल्दी में क्या होता है, देखो शॉर्ट टर्म के लिए होता है करंट यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वर्किंग कैपिटल निकालनी हो तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, तो इसे कार्यशील पूंजी विश्लेषण कहते हैं। इसलिए 98 में लिखा हुआ है तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं करते हैं। तरलता अनुपात का मतलब होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड में आती हैं चीजें जिनको हम कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश को कर सकते हैं, डेटर को कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट को कर सकते हैं, स्टॉक को हम लोग लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 99 में लिखा है निम्न स्टॉक आवर्त सूचक है।
जब स्मॉल जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो कम होता है, तो हमें स्टॉक में और इन्वेस्ट करना पड़ता है, अति विनियोजन करना पड़ता है। अगर कम हमारा जो टर्नओवर है कम निकल रहा है, तो हमें और पैसा डालना पड़ेगा ताकि टर्नओवर बढ़ सके माल का। 100 में लिखा है यदि संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा। संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 75%, लिखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट है 75%। प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्या? प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स में कॉस्ट घटा दो तो आता है प्रॉफिट। सेल्स को हम मान लें अगर 100, ठीक है, लेट सेल इक्वल टू अगर हम 100 मान लेते हैं, तो कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट दी हुई है हमारी 75, तो प्रॉफिट 25% आ जाएगा। दोबारा बताएं, देखो ऑपरेटिंग रेशियो क्या दिया है? 75% दिया है। ये होता है कि बिजनेस चलाने में इतना खर्चा आ रहा है, ये कॉस्ट दी हुई है, इसका मतलब है ये कॉस्ट है 75% की। तो हम मानते हैं कि माना सेल है हमारी 100 रुपए की, टोटल 100% सेल मानते हैं ना, तो 100% सेल हो गई। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस का कॉस्ट। सेल्स दिया हुआ है 100 का, कॉस्ट दिया है 75% का, तो 25% हो गया प्रॉफिट, इसलिए। अब समझ में आया? 101 में लिखा है प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया दिया है, मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है। अब कह रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है? 3,60,000 रुपए दिया है। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 होता है, इसका मतलब है 80,000 प्लस में 1 लाख, 0.2 करोगे तो कितना आएगा? 90,000 रुपये आएगा। तो एवरेज स्टॉक दिया है 90,000 रुपये, इसको डिवाइड कर दो तो 4 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? बी आंसर आ जाएगा। 102 में लिखा है जब स्थिर लागत 10,000 रुपये, लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करिए। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट दी है हमारी 10,000 रुपये, प्रॉफिट वॉल्यूम कितना दिया है? 20% दिया है, 20% दिया है, ठीक है। तो यहाँ इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज अपने आप हट जाएगा। 0 से 0 गया, 2 से काटा तो 50 बार गया, तो आंसर आ गया 50,000। आगे लिखा है 103 में सम विच्छेद बिंदु में वाई अक्ष दर्शाता है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या बताता है ये पूछ रहा है, तो ये बताता है कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस को बताता है। 104 में लिखा है यदि बजट को अनुमानित लाभ हानि खाते में सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करते हैं तो इसको कहेंगे, अगर सारांश की बात करें, ठीक है, तो सारांश बजट को हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। इतना याद रखो, सारांश का मतलब समरी, जो हर एक बजट की समरी हो उसे हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। 105 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी विश्लेषण नहीं होगी? तो कार्यशील पूंजी विश्लेषण मतलब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। वर्किंग कैपिटल किसके द्वारा परिवर्तित नहीं होगी? तो माल का नगद क्रय करने पे। देखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स में हम जब करंट लायबिलिटी घटाते हैं तो आता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब अगर आप माल का नगद क्रय करोगे, ठीक है, अगर आप परचेज आपने नगद किया है, सपोज दैट आपने सामान नगद खरीदा है, तो कैश आपके यहां से गया, आपके पास क्या आएगा? गुड्स आएगा। तो आपके पास एसेट्स आई, कैश गया, कोई चेंज नहीं, तो नो चेंज हुआ, इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए मशीन को नगद खरीद रहे हैं, अब मशीन अगर खरीद रहे हैं, मशीन की बात करता है, देखो मशीन नगद खरीदेंगे तो मशीन क्या है? एक एसेट होती है, कैश गया एसेट आया, तो ये वर्किंग कैपिटल के लिए काम कर सकता है, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। इसमें दिया है चेक द्वारा मशीन खरीदी गई, मशीन वर्किंग कैपिटल में आती है
क्योंकि क्योंकि करंट एसेट्स है, एसेट्स है एक तरीके से देखा जाए। ये देखो ये भी एसेट है, मशीन। तो मशीन एसेट होती है इसलिए यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर दिया है माल का नकद क्रय दिया है, गुड्स दिया है। तो गुड्स तो हमारा किस में आता है, ये तो गुड्स आता है हमारा ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तो इसका इसका हमारा वर्किंग कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं होगा। जब नहीं होगा इसलिए यहाँ पर रखा है। 106 नंबर को देखिए, लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में पूछ रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये मैं पढ़ा चुका हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। लिंक मैं इसका दे दूंगा नीचे की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे याद करने की ट्रिक होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर दिया है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस माना जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 तरीके की क्रियाएं होती हैं। ट्रिक है OIF, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट से कि कुछ खरीदना, संपत्ति वगैरह परचेज करना, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। 107 में दिया हुआ है रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, बैलेंस शीट से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, अलग से इंफॉर्मेशन से होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सभी से होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 9 में लिखा है प्रमाप लागत विधि से सन्निहित होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, भैया ये मैं तुम्हें बता चुका हूं इससे पहले वाले पेपर में। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और हिस्टोरिकल कॉस्ट को बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। महमूद गजनबी ने किसको हराया था, याद है? वो सही बात है, तो आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ये हिस्ट्री आपको पता है। तो हिस्ट्री हमेशा सच होती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलेंगे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो यहाँ लिखा है प्रमाप लागत विधि। तो प्रमाप लागत मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलते हैं प्री डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रमाप लागत विधि की बात कर रहा है। प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की जाएगी। या तो लिखा होता है पूर्व निर्धारित लागत, वो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है प्रमाप लागत जो ऊपर दिखा दिया है, इसलिए बी आंसर हो गया। 109 में बताया गया है कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन होता है। तो अमलगमेशन हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आता है। ये सब मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं। 110 में लिखा है आंतरिक पुनर्निर्माण है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। जब कोई चीज रिकंस्ट्रक्ट होती है, लिखते हैं भैया अगर हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई चीज दोबारा से बना रहे हैं, तो वो चीज कभी खत्म नहीं होती है। बी आंसर में लिखा है कोई चीज खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। तो कोई भी कंपनी खत्म नहीं होती जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा पीजीटी कॉमर्स 2023 क्या बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा पीजीटी कॉमर्स 2011 का आखिरी पेपर है। इसको सॉल्व करने के बाद कोई नया पेपर तैयार करेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऋण पत्र का निर्गमन है। जब डिवेंचर आप इशू करते हो तो आपको पैसा मिलता है, सोर्स होता है पैसे का, वो तो रोकड़ का स्रोत हो जाएगा। 112 में लिखा है आय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां आती हैं। देखो पैसा चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, लीगल प्लस इलीगल इक्वल टू पैसा। तो पैसे पे कोई भी नहीं कह सकता है आप कैसा पैसा है। इनकम में सब कुछ आता है, चाहे आप किडनैप करो किसी को, चाहे मर्डर करके इनकम कमाओ। इनकम मीन इनकम, चाहे वो वैधानिक हो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। क्लियर। 113 में लिखा है साझेदार फर्म की आय में साझेदार का भाग होता है। जो पार्टनर होता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उस पर वो टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। फर्म पर टैक्स लगता है, देखो फर्म पे लगता है टैक्स, पार्टनर पे लगता है नो टैक्स। आगे याद रहेगा कि पार्टनर पे कभी टैक्स नहीं लगता है, फर्म पर टैक्स लगता है। 114 नंबर देखिए, लिखा है एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश चला जाता है उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा। अगर एक पर्सन है वो विदेश में चला जाता है, इंडियन पर्सन है, बाहर चला जाता है काम करने के लिए, अब अगर वो इंडिया में आएगा तो उसे कम से कम 182 दिन रहना होगा। निवासी स्थिति इसको मिलेगी, रेजिडेंशियल स्टेटस तब उसको मिलेगा जब वो 182 डेज रहेगा। 15 में लिखा है एग्रीकल्चर एक्ट कौन से में आता है भैया। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है इनकम टैक्स में आती है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि वह पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है।
116 में लिखा हुआ है, इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत में नियंत्रित की जा रही कर योग्य होगी। इंग्लैंड में बिजनेस चल रहा है, वहां पे इनकम है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया में एक बैठा है इंसान। तो कौन देगा टैक्स? टैक्स देगा रेजिडेंशियल देगा और नॉन रेजिडेंट पर्सन देगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। सी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट देगा नहीं, सिर्फ रेजिडेंट देगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देगा, नॉन रेजिडेंट देगा नहीं। तो ए और बी सही है। आगे लिखा है 117 में, अमूर्त संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन की दर होती है। अमूर्त मतलब इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन 25%, याद रहेगा। 118 में लिखा है, प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु किसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है? तो क्रय विक्रय का, सूचना प्रणाली का, लागत का और सभी का। जब बात है कंट्रोल की, तो परचेज से लेके इंफॉर्मेशन प्रोसेस कॉस्ट सबका करना पड़ता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 119 में लिखा हुआ है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? कंट्रोल देखो कौन करता है, कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन बात है तो वो करता है टॉप लेवल। अगर कंट्रोल की बात आए तो वो करता है ऑल लेवल। प्लानिंग की बात आए, प्लानिंग भी ऑल लेवल करते हैं, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो। कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल करता है, कंट्रोलिंग भी ऑल लेवल करता है और प्लानिंग भी ऑल लेवल करते हैं। इसका हो जाएगा ऑल लेवल। नेतृत्व का एक्स वाई विचारधारा किसने दी है? एक्स और वाई ये दी है मैक ग्रेगर ने, डगलस मैक ग्रेगर। आगे लिखा है, अधिकतम अनुशासन होता है। देखो सबसे ज्यादा अनुशासन होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसमें अधिकारी और उसके नीचे कर्मचारी होता है, तो अधिकारी को जो भी आदेश देना होता है अपने कर्मचारी को सीधे दे देता है, और कर्मचारी को कोई बात पहुंचानी होती है तो अपने अधिकारी को पहुंचा देता है। 122 में लिखा है, भारार्पण किया जाता है जब किसी को आप चार्ज देते हो तो आप उसको क्या देते हो? उसको आप देते हो अथॉरिटी। और अगर कोई अधिकारी चार्ज देता है तो वो अथॉरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो ए हो जाएगा। 123 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? जब आप बांटोगे तो उसमें लंबवत, आरेखी, क्षैतिज ये सब नहीं। देखो विभाजन मतलब होता है बांटना। लंबवत, आरेखी और क्षैतिज ये तीनों एक तरीके से, देखिए क्षैतिज ऐसे होता है, लंबवत ऐसे होता है, आरेखी कोई लाइन खींच देना। अशाब्दिक लिखा है, इसका कोई मतलब लाइन से नहीं है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। 124 में लिखा है, संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है। तो तीन चार दिए, उदार, वैदिक, चाइनीज और इस्लामिक। इस्लामिक नहीं हो सकता है, चाइनीज भी नहीं, क्योंकि देखो चाइनीज चीज कोई चलती नहीं है, तो उसको हटा दो। इस्लामिक बिल्कुल नहीं। अब बचा ए और बी, उदार संप्रेषण सिद्धांत या फिर वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। तो वैदिक में क्या होता था कि पहले आप छोटे लोग बड़ों से तो बात नहीं कर पाते थे, तो वैदिक को भी हटा दो। उदार मतलब होता है कितना प्यारा है, आप जैसे चाहो दिल खोल के बात कर सकते हो अच्छे से सामने वाले से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 125 में लिखा है, स्वाट शब्द में ओ का अर्थ होता है SWOT। ये अमेरिका वाला स्वाट नहीं है। स्वाट मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मतलब टी मतलब थ्रेट। तो यहाँ लिखा है ओ मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी, अवसर। देखो ये पूरा पेपर मैंने करा दिया। उम्मीद है कि आपको कई सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप चाहे किसी बोर्ड के हों, चाहे किसी चीज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने इतने आसान तरीके से पढ़ाया है कि आपको समझ में आना ही है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे मैसेज कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।